नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हमारे होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उससे उन्हें आपको रिलेट कर सको। तो लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स देखी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और वो काफ़ी मशीनों से रिलेट भी करती थी, चाहे वो एक्सट्रूजन मोल्डिंग है, इंजेक्शन मोल्डिंग है, रोटो मोल्डिंग है। तो हम कुछ टेक्निकल टर्म्स देख रहे थे, उनकी डेफिनेशन देख रहे थे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को नोट भी करते चलना है, उन्हें याद भी करते चलना है, ताकि इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो नेक्स्ट टर्म हम आज जो टर्म्स देखने वाले हैं, ए और बी हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आई होप कि वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो टेक्निकल फादर के जो चैनल है वहाँ पर उसकी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। आज हम सी और डी कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कार्टराइज हीटर, इस प्रकार के हीटर आकृति में पेंसिल के समान होते हैं। इनका प्रयोग प्राय कंप्रेशन एवं ट्रांसफर मोल्डों को अंदर से ताप देकर गर्म करने में किया जाता है। आप लोगों ने देखी होगी एक मशीन होती है एमएफआई टेस्टर जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या है, पेंसिल हीटर लगे होते हैं। अगर आप बात करोगे कंप्रेशन तो उसमें भी एक बार आप कभी मेंटेनेंस करने का मौका मिले तो आप लोग देख सकते हो उन्हें, या ज़रूरी भी नहीं है। आप नेट पे जाना और सर्च करना कि पेंसिल हीटर और कार्टराइज हीटर दोनों कैसे कैसे होते हैं या एक ही होते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट में बताना भी मुझे। कास्टिंग, कास्टिंग यह धातु, एक कास्टिंग वर्ड होता है, एक कोटिंग होता है, कास्टिंग होता है। तो दोनों में डिफरेंस रखना, एक जगह इनका मेल नहीं कराना है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यह धातु उत्पादों के अलावा प्लास्टिक उत्पाद बनाने की विधि है। इस विधि द्वारा प्लास्टिक उत्पाद बिना किसी मोल्डिंग विधि की सहायता से ढालकर बनाए जाते हैं। इस विधि के द्वारा बने हुए प्लास्टिक अन्य मोल्डेड उत्पादों की तुलना में अधिक कठोर एवं मजबूत होते हैं। कास्टिंग का मतलब समझ लो, जैसे आप लोगों ने क्या बनाया, कोई भी मेटल का कोई भी स्ट्रक्चर बनाया, कोई भी पार्ट बनाया, तो आप क्या करते हो, उसे मेटल को आप पहले पिघलाते हो, मेल्ट करते हो, किस में, एक भट्टी में तो जिसमें क्या होता है, कोयले होते हैं। तो एक उस ताप पर आप लोग करते हो। करने के बाद में क्या होता है कि उसे आप एक सांचे में ऐसे ही डालते हो, ग्रेविटी पे, ऐसा नहीं है कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, सिर्फ ग्रेविटी पर। तो उसे आप डालते हो तो वो एक पार्ट का जो आकार है वो ले लेता है, उसे आप क्या बोलते हो, कास्टिंग बोलते हो। कैविटी, यह विभिन्न प्रकार के मोल्डों का फीमेल भाग होता है जो उत्पाद को बाहरी रूपरेखा एवं सतह प्रदान करता है। जब आप इंजेक्शन की बात करते हो तो उसमें क्या होता है, एक मोल्ड लगा होता है जिसके दो हाफ होते हैं, एक कोर होता है और एक कैविटी होती है। जो उसका गहरा वाला पार्ट होता है उसे आप कैविटी बोलते हो, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसे आप कोर बोलते हो, ठीक है। तो इसे ये क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर और कैविटी दोनों जो है पार्ट के कौन कौन से सतह को आकार देते हैं। तो जो कैविटी होती है वो एक्सटर्नल जो सरफेस होता है उसे बनाने में मदद करता है, और जो कोर होती है वो इंटरनल सरफेस को क्रिएट करता है। चिलिंग यूनिट, हॉपर थ्रोट मोल्ड एवं ऑयल टैंक की लगातार कूलिंग करने के लिए प्रयोग किया, पानी भी गर्म हो जाता है। एक सेकेंड, ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। चिलिंग यूनिट, हॉपर थ्रोट मोल्ड एवं ऑयल टैंक की लगातार कूलिंग करने से प्रयोग किया गया पानी भी गर्म हो जाता है। पानी के अत्यधिक गर्म हो जाने पर इसे ठंडा करने के लिए प्रयोग किया गया सिस्टम चिलिंग यूनिट कहलाता है, ठीक है। जैसे ही हॉपर की थ्रोट की कूलिंग है या ऑयल टैंक की कूलिंग है, तो उसके लिए उसमें क्या, जैसे ही ऑयल लगातार चल रहा है तो क्या होगा, गर्म होगा। तो उसे ठंडा करने के लिए हम चिलिंग यूनिट का यूज़ करते हैं। क्लैंप, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की फिक्स प्लेटों पर मोल्ड को मजबूत पकड़ करने के साथ कसने के लिए प्रयोग किया गया कठोर एवं मजबूत टूल क्लैंप कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मोल्ड को आप क्या करते हो, हैंग करते हो, किस पर, हैंग नहीं बोलेंगे हम, उसे क्लैंप बोलेंगे, ठीक है। तो जो क्लैंप करते हैं, तो जो क्लैंप लगी होती है, कोर को हम जो मूविंग साइड है उधर हम फिक्स कर देते हैं, और जो फिक्स साइड होती है उसे हम क्या, कैविटी लगा देते हैं उस फिक्स साइड में, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लैंप बोल रहे हैं। क्लैंपिंग सिस्टम, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में मोल्ड को बंद करने के पश्चात दबाव बनाए रखने के लिए प्रयोग किया गया सिस्टम क्लैंपिंग सिस्टम कहलाता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि मोल्ड के ऊपर इंजेक्शन के दौरान जब मोल्ड के ऊपर क्या होता है,
क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो वो जो क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है वो किसके द्वारा, वो क्लैंपिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और कुछ तरह के हम सिस्टम देखते भी हैं, जैसे आप लोगों का टॉगल टाइप क्लैंपिंग सिस्टम हो गया, आप लोगों का रेम टाइप हो गया जिसे हाइड्रोलिक बोल रहे हो, इसके बाद में आप लोगों का हाइड्रोमैकेनिकल टाइप जो सिस्टम हो गया। तो एक तो आप लोगों ने देख लिया कि टॉगल टाइप क्या है, एक मैकेनिकल सिस्टम है। जब आप रेम टाइप देखते हो वो हाइड्रोलिक सिस्टम है, लेकिन हाइड्रो मैकेनिकल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, मैंने एक लेक्चर इनका लिया भी हुआ है। क्लैरिटी, स्पष्टता, सभी को पता है यह प्लास्टिक मटेरियल का सतही गुण होता है जिसमें इसकी पारदर्शिता अधिक स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए पीसी और पीएस। आप लोग पीसी को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आप लोगों को मिलता है, जो स्पष्ट उसकी जो क्लैरिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ट्रांसपेरेंट पार्ट जब आप पीसी का यूज़ करते हो तो ऐसा माना जाता है कि 90% से भी ज़्यादा उसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को लेंस के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो गाड़ी होती है, कार होती है, फोर व्हीलर की हेडलाइट होती है, उसके रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आती कोटिंग। हमने लास्ट टाइम अभी देखा था जो आप लोगों की क्या होती है, कास्टिंग होती है। अब हम देख रहे हैं कोटिंग। ये दोनों अलग अलग हैं। इस विधि द्वारा धातुओं की वस्तुओं पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा तारों पर, तारों को छीलोगे तो क्या निकलेगा, मेटल की वायर निकलेगी, लेकिन उसके ऊपर क्या, प्लास्टिक चढ़ी होती है। और वो जो प्लास्टिक चढ़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटिंग बोलते हैं। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग प्लास्टिक की पतली वाल थिकनेस वाली सीट एवं कतरिंग चमड़ा बनाने में किया जाता है। उदाहरण एक्सट्रूजन कोटिंग एवं ट्रांसफर कोटिंग। ठीक है, सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख, सी अभी बाकी है। कोलेप्सिबल फ्रेम, ये मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था जब फिल्म प्लांट में बता रहा था। कोलेप्सिबल जो फ्रेम है यह एक समान सपाट सतह वाली लकड़ियों के ब्लॉक का बना एक एडजस्टेबल फ्रेम होता है जिसका प्रयोग ब्लो मोल्डिंग एक्सट्रूजन में ब्लो फिल्म को आधार प्रदान करने के लिए किया जाता है। कलरेंट, यह एक प्रकार का योज्य है। योज्य से समझ में आ गया होगा कि एडिटिव्स की बात की जा रही है, जो पिगमेंट मास्टर बैच या डाइज के रूप में यूज होता है। पिगमेंट कलर देने के लिए होता है, मास्टर बैच भी कलर देने के लिए होता है, और डाइज के रूप में भी यूज़ किया जाता है। डाई का मतलब वो वाले डाई की बात नहीं चल रही है। कौन सी वाली, जिसमें आप पेरिजन या प्रीफॉर्म जैसी चीज़ें बनाते हैं, वो डाई की बात नहीं चल रही, ये कलर वाली डाई की बात चल रही है। इसका प्रयोग प्लास्टिक उत्पादों को रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। कंप्रेशन रेशो, इंजेक्शन मोल्डिंग अथवा एक्सट्रूडर में प्रयोग किए जाने वाले स्क्रू के फीड क्षेत्र की प्रथम चूड़ी, जो फीड जोन होता है, आप लोगों को पता है, एक फीड जोन होता है, एक कंप्रेशन जोन होता है, एक मैट्रिक जोन होता है। तो जो फीड जोन होता है उसकी जो चूड़ी, चूड़ी क्या, फ्लाइट, मैंने बोला था अपने हिसाब से आप लोगों को इसकी लैंग्वेज को समझ लेना है। फ्लाइट की गहराई, उसकी जो क्या होगी, गहराई होगी, एवं मैट्रिक क्षेत्र की अंतिम चूड़ी की गहराई का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेशो बोलते हैं। कंपाउंड या यौगिक, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु, परमाणु की क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, मान लो कि H का एटम है और कोई क्या है, दूसरा भी H का एटम है, तो ये क्या है, सिंगल है तो एटम है। लेकिन जैसे ही ये एक दूसरे से मिल गए तो अब क्या बनेगा, H2, ये क्या बन जाएगा, अणु बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन जब H2O2 से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि H2O बन जाता है, वाटर जिसे बोलते हो। ठीक है, तो जैसे ये वाटर बन गया तो ये एक यौगिक बन गया। ठीक है, कंपाउंड बन गया। अब इसमें एक एटम नहीं है या दो एटम नहीं है, इसमें मल्टीपल एटम है, मतलब एक जैसे नहीं है, एक अलग है एक अलग है, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो उससे क्या बोलते हो, कंपाउंड। किसी प्लास्टिक मटेरियल में योज्य के रासायनिक मिश्रण के पश्चात निर्मित नवीन प्लास्टिक मटेरियल को यौगिक, प्लास्टिक यौगिक कहा जाता है। कूलिंग चैनल, पता है सभी को, प्लास्टिक प्रोसेसिंग के दौरान गर्म होने वाले मशीनों के भाग जैसे मोल्ड, ऑयल टैंक, हॉपर थ्रोट आदि को शीतलक आधार, शीतलक आधार मतलब ठंडा करने के लिए, करने के उद्देश्य से बनाए गए सेक्शन कूलिंग चैनल कहलाते हैं। कोर, यह विभिन्न प्रकार के मोल्डों का मेल भाग होता है। मेल मतलब जो उभरा हुआ पार्ट होता है, जो बनने वाले उत्पाद को अंतिम रूपरेखा व सतह प्रदान करता है। कौन सी, इंटरनल, नो कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। क्रिस्टलाइन,
अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब हम ए वर्डिंग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था एमरफस, लेकिन ये क्या है, क्रिस्टलाइन है। यह संरचना के आधार पर पॉलीमर का एक प्रकार होता है। इसके अंतर्गत आने वाले पॉलीमरों को आणविक संरचना अपरिवर्तनशील होने के कारण ये पॉलीमर अधिक तापमान पर भी अपने गुण समाप्त नहीं करते हैं, पीई और पीपी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन, और वो हमने पढ़ा था एमरफस। कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कल के ऊपर। तो कल क्या है, ट्रांसफर मोल्डिंग विधि में ट्रांसफर मोल्डिंग, ठीक है, थर्मोसेट, इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे थर्मोसेट मटेरियल किन किन प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप लोगों की ट्रांसफर मोल्डिंग होगी, और आप लोगों का क्या हो गया, कंप्रेशन मोल्डिंग होगी, और एक होती है एफआरपी। ठीक है, पुलिट्रेशन होती है, हैंड लेआउट होती है, तो उनमें क्या है, थर्मोसेट यूज होता है। ट्रांसफर मोल्डिंग के फीड सिस्टम द्वारा निर्मित वेस्टेज को कल कहा जाता है। यानी कि ट्रांसफर मोल्डिंग मशीन में को जब प्रोसेस करोगे आप मटेरियल को, तो उससे जो वेस्टेज बनता है अलग से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कल बोलते हैं, CULL। कप फ्लो टेस्ट, इस विधि के द्वारा थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल का भाव ज्ञात किया जाता है। यानी कि जब हम थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, MFI का यूज़ करते हैं। किसके लिए, मेल्ट फ्लो इंडेक्स का यूज़, यानी कि मटेरियल की फ़्लो प्रॉपर्टी को जानने के लिए, उसके फ़्लो को जानने के लिए। लेकिन जब हम कप फ्लो टेस्ट का यूज़ करते हैं तो उस किसके लिए करते हैं, थर्मोसेट के लिए करते हैं। क्यूरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रासायनिक क्रिया होती है जो प्राय थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल पर की जाती है। इस क्रिया के पश्चात थर्मोसेट प्लास्टिक एक स्थायी रूप ले लेता है, जिसके पश्चात इसके रूप व आकार में पुनः परिवर्तन संभव नहीं होता। जब आप कंप्रेशन मोल्डिंग को चलाओगे तो उसमें क्या होता है, मोल्ड जो होता है वो गर्म होता है। यानी कि मोल्डिंग और कूलिंग आप एक ही उसमें बोल सकते हो। मोल्डिंग भी उसी में होती है, मेल्ट जो होता है मटेरियल, हालांकि वो मेल्ट नहीं होता, डिफ्यूज़ होता है। तो जब मोल्ड गर्म होगा और हम उसी में पार्ट को क्या कर रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसे कूलिंग नहीं बोल सकते। प्रोसेस वही है, लेकिन हम कूलिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। लेकिन वो मोल्ड ही ठंडा नहीं है तो प्लास्टिक कैसे ठंडा हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यूरिंग, यानी कि पकना, वो पक के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुशन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इंजेक्शन के पश्चात स्क्रू टिप और नोजल के मध्य बचा हुआ जो स्थान होता है वो कुशन कहलाता है। यानी कि जैसे ही आप लोगों का इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन होने के बाद में क्या होता है, होल्डिंग हुई, और होल्डिंग के बाद में जैसे ही स्क्रू पीछे रिफिलिंग के लिए तैयार हुआ जाने लगा, तो जितना मटेरियल आगे स्क्रू की टिप और नोजल के पीछे जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुशन बोलते हैं। साइकिल, किसी प्लास्टिक प्रोसेसिंग विधि द्वारा उत्पाद निर्माण का एक चरण साइकिल एवं इसमें लगा समय साइकिल टाइम कहलाता है। जैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया और घूमकर जहां से आप चले थे वहीं पर वापस आ गए, और एक प्रोडक्ट यानी कि एक शॉट आप लोगों का कंप्लीट हो गया, तो उसे बोलते हो साइकिल या साइकिल टाइम। तो हम टेक्निकल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी मशीन में एक शॉट को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे हम साइकिल टाइम बोलते हैं, और उस प्रोसेस को साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सी वर्ड हो गया। सी काफ़ी लंबा था, तो इसलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डी कंप्लीट करेंगे। अगर डी छोटा हुआ तो हम डी के साथ में ई बी कंप्लीट करेंगे, जो टर्म्स होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।